नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वाईफाई विनय में आपका स्वागत है और मैं हूँ रामस्वरूप सिद्ध। देखिए, रेट की वैकेंसी आ चुकी है, विज्ञप्ति जल्द ही जारी हो जाएगी। तब तक आप अपना कार्य करें, पढ़ते रहिए। तो हम आपको पढ़ाएंगे हिस्ट्री। तो देखिए, शुरू करते हैं मौर्य काल से। तो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पॉइंट होगा वो आपको बताया जाएगा, बाकी बुक के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा और कुछ टॉपिक बोर्ड पर भी पढ़ाए जाएंगे आपको। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और आपके काम की चीज़ आ रही है हमेशा इससे चैनल के माध्यम से तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य से पूर्व भारत पर मगध साम्राज्य स्थापित था। कौन सा? मगध साम्राज्य स्थापित था। इसका अंतिम शासक घनानंद था, यानी मगध साम्राज्य था, इसका अंतिम शासक था वो कौन था? ये था घनानंद। कौन था? घनानंद। यह यूनानी शासक सिकंदर महान का समकालीन था। सिकंदर के जाने के पश्चात मगध साम्राज्य में अशांति व अव्यवस्था फैल गई। परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य यानी विष्णुगुप्त, दो नाम है, ध्यान रखना, चाणक्य और विष्णुगुप्त, ये दोनों एक ही नाम है, की सहायता से नंदवंश के शासक घनानंद को हराकर मगध सत्ता पर अधिकार कर लिया व मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से? चाणक्य या विष्णुगुप्त की सहायता से घनानंद को हराकर। चंद्रगुप्त मौर्य ने धीरे धीरे चाणक्य की सहायता से संपूर्ण भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में पिरोया। मौर्य साम्राज्य भारत का प्रथम व्यापक तथा भारतीय उपमहाद्वीप का विशालतम साम्राज्य था। कौन सा साम्राज्य? मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य हिंदू कुश पर्वत से कावेरी नदी तक फैला था। इतना विस्तृत साम्राज्य अंग्रेजों द्वारा भी स्थापित नहीं किया गया, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था चाणक्य की सहायता से। मौर्य काल में सर्वप्रथम सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की गई। अब देखिए, प्रश्न आता है कि किस काल में सर्वप्रथम सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की गई थी। तो देखिए, जहाँ से क्वेश्चन बनेगा मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप वहाँ पर आप अपने डायरी में नोट कर सकते हो। तो ध्यान रखना, मौर्य काल में सर्वप्रथम सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की गई। देखिए, इनको हल्के में मत लेना, यहाँ से बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। तो ध्यान रखना, सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था किस काल में थी? मौर्य काल में, जिसे सम्राट अशोक ने जियो और जीने दो के सिद्धांत पर आगे बढ़ाया। मौर्य साम्राज्य के विस्तार को जानने में हमें साहित्य, विदेशी विवरण तथा पुरातात्विक सामग्री, इन तीनों से ही प्राप्त मदद मिलती है। साहित्य में पुराण, विशाखादत्त का मुद्रा साक्ष्य, ध्यान रखना, विशाखादत्त की पुस्तक आती है मुद्रा साक्ष्य, और कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, ये अर्थशास्त्र ध्यान रखना एक राजनीतिक है, ना कि जो इकोनॉमिक्स की होती है अर्थशास्त्र, वो ये एक राजनीतिक है। आगे बताएंगे आपको। अर्थशास्त्र प्रमुख है। इसके अलावा बौद्ध साहित्य, दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान तथा जैन साहित्य कल्पसूत्र और परिशिष्ट वर्मन से भी मौर्य साम्राज्य के विस्तार पर प्रकाश पड़ता है। देखिए, ध्यान रखना, बौद्ध साहित्य कौन कौन से? दीपवंश, महावंश, दिव्यादान, और जैन साहित्य कल्पसूत्र, परिशिष्ट पर्वन, ये दो है वो जैन साहित्य। बाकी ऊपर वाले तीन, दीपवंश, महावंश, दिव्यादान, ये बौद्ध साहित्य। विदेशी विवरण के रूप में मेगस्थनीज, जिसने इंडिका पुस्तक लिखी थी, न्यूयॉर्कर्स, आने सिक्रेटिस आदि यात्रियों के विवरण महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख, अशोक के अभिलेख तथा रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख, ध्यान रखना, जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रदामन, से भी संबंध में पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। मौर्य काल के संबंध में साहित्य के प्रमुख स्रोत निम्न है। कौन कौन से देखते हैं? बौद्ध साहित्य। कौन सा है? बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य को पढ़ते हैं। जातक कथाएं, इनसे समकालीन सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक अवस्था पर प्रकाश पड़ता है। दीर्घ निकाय से राजत्व के सिद्धांत पर प्रकाश पड़ता है।
अब देखिए प्रश्न बनता है दीर्घ निकाय से किस सिद्धांत पर प्रकाश पड़ता है, तो ये कौन सा है, ये है राजत्व के सिद्धांत। दीपवंश महावंश इन ग्रंथों में से श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रसार एवं अशोक की भूमिका पर प्रकाश पड़ता है। 10वीं सदी में महावंश पर लिखी गई टीका वसंत प्रकाशिनी से भी मौर्य इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। ये सब नॉर्मल है, आपको पढ़ने हैं। आगे देखिए दीपवंश में अशोक को उज्जैनी कर मौलिक कहा गया है। बहुत शानदार प्रश्न बनता है यहां से कि या तो ऐसा पूछेगा कि किस ग्रंथ में अशोक को उज्जैनी करमाला कहा गया है, तो दीपवंश। या ऐसे पूछेगा दीपवंश में अशोक को क्या कहा गया है, तो उज्जैनी करमाला। अब देखिए दीपवंश ठीक से याद कीजिए। दीप देखिए दीपक होता है, दीपक क्या है कि प्रकाश देता है, उज्ज्वला देता है, तो ध्यान दीप दीप से हो जाएगा, दीपक से हो जाएगा दीपवंश, और प्रकाश या उजाला देता है तो उजाला से हो जाएगा उज्जैनी करमौली। आगे बढ़ते हैं। दिव्यावधान नामक ग्रंथ भी मौर्य काल की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। यह ग्रंथ चीन तथा तिब्बत के बौद्ध विद्वानों द्वारा संकलित है। अशोक कावदान, आर्य मंजूश्री, मूल कल्प, मिलिंद पन्हो, लामा तारना द्वारा लिखित तिब्बत का इतिहास आदि सभी पुस्तक मौर्यकालीन जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। ये हुआ बौद्ध। अब आगे बढ़ेंगे जैन साहित्य। क्या? जैन साहित्य। जैन ग्रंथों में भद्रबहु के कल्पसूत्र, प्रश्न बन गया कि भद्र कल्पसूत्र किसका है, भद्रबहु का, ध्यान रखना। और हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्व है, परिशिष्ट पर्व किसका है, हेमचंद्र का। भद्रबहु कल्पसूत्र, परिशिष्ट पर्व हेमचंद्र। तथा जीन पर्व सूर्य की विविध तीर्थ कल्प से भी मौर्य इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की घटनाएं वर्णित हैं तथा पाटलिपुत्र का वर्णन है। भद्रबहु चरित, पुण्यास्त्रवाक, कथाकोश तथा राजावाली कथा से यह सूचना मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन था तथा उसने श्रवण बेलगामा, यानी कर्नाटक में पड़ता है श्रवण बेलगामा नामक स्थान पर अपने शरीर का त्याग किया था। बिल्कुल सही बात है ये भी। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म साहित्य। पुराणों में से मौर्य वंशावली स्पष्ट होती है। मुद्रा राक्षस विशाखादत्त कृत्य से इस ग्रंथ से चाणक्य का नंद साम्राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र का पता चलता है। ढूंढीराज ने इस ग्रंथ पर 9वीं शताब्दी में टीका लिखा है। तो ध्यान देना मुद्रा शासक राक्षस किसकी है, विशाखादत्त की। सोमदेव का कथा सरित सागर किसका है, सोमदेव का। तथा सेमेंद्र का है कौन, वृत्त कथा मंजरी, सेमेंद्र का वृत्त कथा मंजरी। अब देखिए सोमदेव से याद रखना सागर, सोमदेव सागर, से सोमदेव से सागर, और सेमेंद्र से याद रखना वृत्त कथा मंजरी से भी मौर्य इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। तमिल साहित्य मामूल नार तथा परनर की रचनाएं, ये है तमिल साहित्य। अब देखिए अब जो आगे पढ़ेंगे उसमें बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनने वाला है। अब देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो अर्थशास्त्र की पुस्तक मैंने पहले बात की थी उसके बारे में पढ़ते हैं। इस मौर्यकालीन पुस्तक के रचयिता कौटिल्य थे या चाणक्य या विष्णुगुप्त, जो चाणक्य या विष्णु के नाम से जाने जाते थे। अर्थशास्त्र में 15 अध्याय व 180 प्रकरण। काफी बार प्रश्न पूछा गया है कि अर्थशास्त्र में कौटिल्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र में कितने अध्याय व प्रकरण हैं, तो ध्यान रखना 15 अध्याय और 180 प्रकरण है। इसके प्रथम अध्याय में राजस्व, अब देखिए वह चतुर्थ अध्याय में दीवानी व फौजदारी कानूनी, 5वें अध्याय में सभा वर्णन, 6ठे अध्याय में सप्तांग सिद्धांत व अध्याय 7 से 15 तक राजा की विदेश नीति, युद्ध विजय व संधि का वर्णन किया गया है। अब देखिए मौर्य, पहले इसको पढ़ लेते हैं। मौर्य साम्राज्य में प्रथम भारतीय इतिहास का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह है चंद्रगुप्त मौर्य व हेलेना का विवाह है। भारत का
प्रथम व्यापक साम्राज्य मौर्य साम्राज्य। भारत का प्रथम शासक जिसने नर्मदा नदी के दक्षिण में भी अपना विजय अभियान चलाया, कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। भारत का प्रथम शासक जिसने अपने जीवन में अहिंसा का त्याग किया, ये सम्राट अशोक। या हम आगे जब सम्राट अशोक पढ़ेंगे उसमें बताएंगे आपको। अब देखिए इसमें 15 प्रकरण हैं। तो देखिए पहले अध्याय में राज्यों से संबंधित बातें हैं, और उसके बाद में जो 1 मिनट देखिए वापस इसमें दे रखा है कि इसके प्रथम अध्याय में राजस्व संबंधित विषय था। किसमें? प्रथम में। और ध्यान रखना इसमें द्वितीय दे नहीं रखा है, मैं बता देता हूं आपको कि द्वितीय अध्याय में नागरिक प्रशासन दे रखा था, नागरिक प्रशासन। और तृतीय व चतुर्थ अध्याय में दीवानी व फौजदारी थी, दीवानी व फौजदारी। और 5वें अध्याय में थी सभासद वर्णन। और 6ठे अध्याय में सप्तांग सिद्धांत। और 7 से 15 तक राजा की विदेश नीति, युद्ध विजय व संधि का वर्णन किया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र मुख्यतः शासन की व्यवहारिक समस्याओं से संबंधित अर्थात राजनीतिक की पुस्तक है। देखिए ये बता दी मैंने आपको, अर्थशास्त्र वो क्या है? राजनीतिक पुस्तक है। अब देखिए काफी बार प्रश्न आता है परीक्षा में कि जो कौटिल्य की इकोनॉमिक्स बुक है वो किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र से, राजनीतिक से, और एक दो और क्वेश्चन ऑप्शन दे दिए। तो देखिए बच्चों सोचते हैं कि इकोनॉमिक्स है वो अर्थशास्त्र से संबंधित होती है, ध्यान ना, तो होती है, बात सही है, लेकिन जो कौटिल्य की पुस्तक थी अर्थशास्त्र वो एक राजनीतिक विषय थी, राजनीतिक के बारे में थी। तो आगे ध्यान रखना, लोह विजय के सिद्धांत का प्रतिपादन कौटिल्य ने किया। लोह विजय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कौटिल्य ने किया। आगे देखिए अर्थशास्त्र की प्रथम हस्तलिपि आर्य शर्मा शास्त्री ने 1904 में खोजी। जो हस्तलिपि थी वो किसने खोजी? आर्य शर्मा शास्त्री जी ने 1904 में खोजी थी। यह पुस्तक गद्य तथा पद्य दोनों शैलियों में लिखी है, जिसमें आमतौर पर महाभारत शैली कहा जाता है। इसकी भाषा संस्कृत है। जो पुस्तक है उसकी भाषा कौन सी है? संस्कृत है। मेगस्थनी व उसकी इंडिका। मेगस्थनी यूनानी राजदूत था जिसे सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगस्थनी लगभग 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व तक यानी 5 साल तक ये चंद्रगुप्त मौर्य के पास रहा था। मेगस्थनी की इंडिका हमें मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, उसके अंश हमें यूनानी रोमन लेखकों जस्टिन, प्लूटार्क, स्ट्रोबो, प्लिनी, एरियन की रचनाओं में मिलती हैं। निर्गंधो जिसका संबंध जैन धर्म से है को मेगस्थनी नगन साधु कहता है। ये था मौर्य का कुछ मूलभूत सारांश। अब हम आगे चलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू करेंगे मौर्य काल का शासन। तो सबसे पहले आएगा चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद में उनका पुत्र आएगा बिंदुसार, और बिंदुसार का के बाद में आएगा बिंदुसार का पुत्र सम्राट अशोक। तो इनके बारे में हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य सर्वप्रथम पढ़ेंगे हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था 322 से 298 ईसा पूर्व। तो ये एकदम सही है, जो आपको एकदम सही कंटेंट होगा वही बताया जाएगा, गलत यहाँ पर नहीं बताया जाएगा। तो ध्यान रखना, कोई 323 कोई 324 ढूंढ रहा है, लेकिन ध्यान रखना चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था 322 से 298 ईसा पूर्व, जिसमें 304 से 299 तक आ जाता है कौन? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था मेगस्थनीज को, वो इसमें पढ़ेंगे आगे। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ। यूनानी लेखों में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के नाम के भिन्न भिन्न रूपांतर मिलते हैं। स्ट्रोबो, एरियन और जस्टिन सेंड्रोकोटस कहते हैं। ध्यान रखना परीक्षा में प्रश्न यहाँ से आता है कि स्ट्रोबो, एरियन और जस्टिन चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहते हैं, किस नाम से पुकारते हैं? सेंड्रोकोटस। और आगे ध्यान रखना एपियन और प्लूटार्क इसे कहते हैं एंड्रोकोटस। अब देखिए ए से आ जाएगा, ए से याद रखना एपियन और एंड्रोकोटस। तो एपियन और प्लूटोस कहते हैं एंड्रोकोटस के नाम से पुकारते हैं। सॉरी, पिलार्कस के लिए यह सेंट्रोकोप्टस।
देखिए याद रखना, ये कह रहा है दोनों में कोटस है, यहाँ पर है कोप्टस और यहाँ है फिलार्कस। तो इसमें अंतर क्या आया पे का, तो पे के बाद में आ जाएगा फे। सेंट्रोकोप्टस, फिलार्कस। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने इस यूनानी नामों को तादात्म्य चंद्रगुप्त मौर्य से स्थापित किया। महावंश और दीपवंश जैसे बौद्ध ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को शाक्यों की मौर्य शाखा का शत्रु बताया गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए वर्सल शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न पूछा जाता है कि मुद्रा शासन में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो याद रखना वर्सल। चंद्रगुप्त मौर्य की जाति के प्रश्न पर निम्न विचारधाराएं हैं। प्राय संपूर्ण ब्राह्मण साहित्य व मुद्रा राक्षस उसे शूद्र समझते हैं। आगे देखिए, बौद्ध व जैन साहित्य उसे क्षत्रिय व अभिजात वर्ग का मानता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र उसे कुलीन व उच्च कोटि का बताता है। स्पुनर ने इन्हें पारसिक माना है। रोमिले थापर ने इसे वेश्य जाति का माना है। तो अलग अलग है सारे। चंद्रगुप्त भारतीय इतिहास का प्रथम महान सम्राट था। उसने अपने गुरु एवं मंत्री विष्णुगुप्त, जिसे इतिहास में चाणक्य के नाम से जाना जाता है, की सहायता से मगध के नंदवंशीय राजा गणानंद को सिंहासन से पदच्युत कर मगध राज्य पर अपना अधिकार स्थापित किया। यानी कौटिल्य के सहायता से गणानंद को मारकर आप गद्दी पर बैठ गया चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखिए आगे, इस घटना की पुष्टि मुद्रा राक्षस से होती है। किसकी है ये? विशाखादत्त की है। चाणक्य ने 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक किया। अब देखिए राज्याभिषेक कब होता है चंद्रगुप्त मौर्य का? 322। तो राज्याभिषेक होगा, यहां से इसका शासन शुरू होता है। चंद्रगुप्त ने राजकिलम खेल के माध्यम से तक्षशिला के आचार्य चाणक्य को अपने राजनीतिक चातुर्य एवं बुद्धिमत्ता से प्रभावित किया। तो देखिए कौन सा खेल था? राजकिलम खेल था। तक्षशिला के आचार्य थे चाणक्य, उन्होंने इसको प्रभावित किया। यूनानी शासक सेल्यूकस ने 305 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। ये जो सेल्यूकस निकेटर था, इसका पूरा नाम सेल्यूकस निकेटर है। तो इसने 305 ईसा पूर्व यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण किया। तो यहाँ से ये सेल्यूकस हार जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से विवाह किया। जो चंद्रगुप्त ने हेलेना यानी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, तो उससे विवाह कर लिया। ये प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह था। कौन सा? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य का। सेल्यूकस ने मेगस्थनीज नामक अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। कौन था? मेगस्थनीज ने भारत की तत्कालीन परिस्थिति पर इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी। तो इंडिका पुस्तक किसकी है? मेगस्थनीज की। किसकी है? मेगस्थनीज की। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त ने सिकंदर की असामयिक मृत्यु से उत्पन्न अव्यवस्था से लाभ उठाया और सिंधु नदी व व्यास नदी के बीच एक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार मौर्यों का नियंत्रण सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम में हुआ। कहां पर? उत्तर पश्चिम। ये उत्तर और ये पश्चिम, यहां इस साइड हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर, पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत तथा पश्चिम में अरब सागर तक अपने साम्राज्य को स्थापित कर लिया था। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, कश्मीर, बंगाल, सौराष्ट्र, मालवा तथा दक्षिण में मैसूर का विशाल भूभाग इसके साम्राज्य के अंतर्गत आता था। चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम शासक था जिसने नर्मदा नदी के दक्षिण में भी अपना विजय अभियान चलाया था। बहुत विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था। चंद्रगुप्त के मौर्य के साम्राज्य में हिंदुकुश, एरियाना यानी एरात, आर्कोशिया, कंधार तथा जेड्रोसिया सम्मिलित थी। इन प्रदेशों को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। अब देखिए सेल्यूकस कौन था? जिसने 305 ईस्वी पर युद्ध किया और हार गया था। तो इसने अपनी पुत्री के साथ साथ हिंदुकुश, एरियाना, आराकोसिया और जेड्रोसिया, ये इन्होंने प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए थे। पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य की राज्य की राजधानी थी। कौन सी? पाटलिपुत्र। जैन परंपराओं के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में वह जैन हो गया तथा भद्रबहु की शिष्यता ग्रहण कर ली। अब देखिए जो अंतिम दिन में चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबहु का शिष्य हो गया था और अंत में जाकर 12 वर्षों तक
उसके साम्राज्य में भीषण अकाल पड़ा, जबरदस्त अकाल पड़ा, तो उससे वो प्रभावित होकर सरोन बेलगामा यानी मैसूर में, कर्नाटक में, वहां पर ये चला जाता है भद्रबहू के पास। और वहां पर चंद्रगिरी पर्वत पर चंद्रगुप्त वंशी नामक मंदिर में उन्होंने 298 ईसा पूर्व सलेखाना पद्धति से प्राण त्याग दिए। अब देखिए, जैन ग्रंथ में लिखा जाता है कि सलेखाना पद्धति क्या होती है। सलेखाना पद्धति होती है कि भूखा प्यासा रहकर, यानी अंग यानी अन्न ना खाकर, यानी भूखा या प्यासा रहकर अपने प्राण प्राण त्याग देना, ये सलेखाना पद्धति होती है जैन ग्रंथों में। चंद्रगिरी पर्वत पर एक गुफा में भद्रबहु स्वामी की गुफा के नाम से प्रख्यात है। यह जैन आचार्य भद्रबहु के दक्षिण आगमन का स्मरण दिलाती है। शक सपत्र रुद्रदामन के जूनागढ़ अबले किसका है? रुद्रदामन का, ध्यान रखना। उल्लेख मिलता है कि सौराष्ट्र क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्यगुप्त वेश्य को राज्यपाल नियुक्त किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्यगुप्त वेश्य को राज्यपाल नियुक्त किया, जिसने इस क्षेत्र के कृषकों को सिंचाई सुविधा देने के लिए सुदर्शन झील का निर्माण। अब देखिए, प्रश्न आता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से? पुष्यगुप्त वेश्य की सहायता से। अब देखिए, निर्माण तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करा दिया, लेकिन वो कुछ समय बाद में वापस उसकी मरम्मत भी करवानी पड़ती है। तो अंत में मरम्मत जो करवाई थी वो स्कंद दिल में कराई थी। हम वो गुप्त में पढ़ेंगे आगे, स्कंद गुप्त की बात करेंगे, वो पढ़ेंगे हम आगे गुप्त में। आगे देखिए, ये था चंद्रगुप्त मौर्य और आगे है बिंदुसार। तो देखिए, ये वीडियो अगर बिंदुसार और अशोक को साथ में पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो धीरे धीरे हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, ताकि आप भी आसानी से देख सकते हो वीडियो को। ज़्यादा लंबा हो जाता है तो वीडियो लगभग 1 घंटे के आसपास हो जाता है, तो उसमें देखने में कठिनाई होती है। तो ये था आज का वीडियो, आज का ज्ञान चंद्रगुप्त मौर्य तक। उसके बाद में कल से वापस पढ़ेंगे बिंदुसार, और उसके बाद में अगले दिन पढ़ेंगे हम सम्राट अशोक, और उसके बाद में इनकी कला और संस्कृति पढ़ेंगे, शिलालेख पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।